हाँ जी भैया, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। फिलहाल कई सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज उन टॉपिक्स से हट के कुछ बात की जाए। ठीक है, उन टॉपिक्स के क्या किया जाए, कुछ हट के बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पढ़ते रहते हैं। फिजिक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें जानने बहुत जरूरी है। फिजिक्स में इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ खोजते रहें और कुछ ना कुछ ढूंढते रहें, ताकि फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो ये आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो आपको फिजिक्स आसानी से आने लगेगी। इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे से टॉपिक के बारे में, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू हैव लिसन अबाउट इट। तो पहली सी कौन सी चीज है, क्या हम बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो सबने नाम तो सुन रखा होगा। फिजिक्स की एक ब्रांच है रिलेटिविटी, है ना? सबने फिजिक्स की एक ब्रांच है रिलेटिविटी, और मेनली इसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मोस्टली हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब कभी भी मोशन को स्टडी किया जाता है तो कहा जाता है कि मोशन एक रिलेटिव थिंग है। क्या है? मोशन एक रिलेटिव थिंग है। और इसको हम कैसे समझते हैं? किसी भी बॉडी को एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि हम मोशन को किसी न किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो बॉडीज को आप तभी मोशन में बोलोगे जब उनको हम किसी न किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, जैसा कि बहुत बेसिक चीजें हैं, सबने पढ़ रखी होंगी कि मास एक कांस्टेंट चीज है ना? क्या है? मास इज अ कांस्टेंट थिंग। मास एक कांस्टेंट थिंग। अगर मैं कह दूं कि मास कांस्टेंट नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? ये हमारी रिलेटिविटी भी एक्सप्लेन करेगी कि मास एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, मास भी वेरी करता है अंडर सम सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशन है वो अभी हम बात करेंगे। इसी के अलावा अगर बात करें आपकी बॉडी की लेंथ, आपकी बॉडी की लेंथ की बात की जाए, आपकी जो बॉडी की लेंथ है, मान लेते हैं 160 सेंटीमीटर के, हाँ ठीक, 160 सेंटीमीटर की ही है मान लेते हैं। ठीक, तो बॉडी लेंथ आपकी 160 सेंटीमीटर है, और हमारी रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है कि कुछ सिचुएशंस में आपकी बॉडी की लेंथ भी वेरी करेगी। वो सिचुएशन कौन सी, अभी बात करते हैं। इसके बाद बात करें आपकी रिस्ट वॉच। आपकी रिस्ट वॉच जो है वो भी क्या है, उसमें भी जो आपको टाइम शो हो रहा है ना, इस टाइम जो आपको टाइम दिख रहा है वो भी वेरी करेगा। कब वेरी करेगा? वो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है। ठीक, अंडर सम सर्कमस्टांसेस रिस्ट वॉच विल शो डिफरेंट टाइम रादर देन द पीपल दैट आर सीइंग इट। ठीक है, जो उसको देख रहे हैं उसके अलावा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं जरा। तो इसी से मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इस रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को अपने अध्यात्म से जोड़ने की। हमारी हिस्ट्री क्या कहती है रिलेटिविटी के बारे में, या रिलेटिविटी कैसे एक्सप्लेन करती है हमारी हिस्ट्री को। फॉर एग्जांपल, हम सबने सुन रखा है कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में अगर जाएं, रामायण या महाभारत के टाइम पे जाएं, तो हमने सुन रखा है कि हमारे भगवान लोग क्या किया करते थे, ऐसे हाथ सामने करते थे और उड़ने लगते थे हवा में ना। ये कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो ये क्या था? ठीक, या फिर कई सारी चीजें सुन रखी होंगी हमने कि अदृश्य होने की पावर, इनविजिबिलिटी की कॉन्सेप्ट जो था वो उनके पास था। ठीक है, यानी हमारी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अभी उनसे बहुत पीछे है। कहा जाता है कि वो इनविजिबल हो सकते थे या स्पीड ऑफ लाइट से चल सकते थे, हालांकि हमारे पास अभी ये पावर्स नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कहा जाता था कि पुराने टाइम पे कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, और कहा यह भी जाता था कि ब्रह्मास्त्र चलने के बाद कभी नहीं रुकता। तो उनका कॉन्सेप्ट, उनका जो आंसर है वो रिलेटिविटी देखती है कि ब्रह्मास्त्र चलने के बाद क्यों नहीं देता। देखो, मैं नहीं ये कहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट सही है एकदम। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र को चलाना या ब्रह्मास्त्र को रोकना या ब्रह्मास्त्र को ना रोक पाना ये कौन डिफाइन करता है? रिलेटिविटी। लेकिन एक समझने का तरीका हो सकता है। अगर आप रिलेटिविटी को सच में समझना चाहते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के तौर पे समझना चाहते हैं, तो एक समझाने का तरीका हो सकता है कि हाँ, ऐसे भी समझा जा सकता है रिलेटिविटी को। तो रिलेटिविटी में कई सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। उनमें से मास के लिए जो फॉर्मूला है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, और कई सारे और भी साइंटिस्ट थे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया। तो उसके बेसिस पे मास का फॉर्मूला डिराइव हुआ, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास, मास का फॉर्मूला। ठीक, इसमें मास क्या था? ये वाला मास था आपका मास इन मोशन।
या इसको हम रिलेटिव मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर मान लो आप किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, सपोज यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी v, अगर आप v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो उस कंडीशन पे आपका जो मास होगा वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा बात करें m नॉट क्या है? m नॉट आपकी बॉडी का रेस्ट मास है। जब आप रेस्ट में रुके हुए हो तो आपकी बॉडी का जो मास है वो m नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है व्हाइल यू आर मूविंग विद स्पीड v। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये मास का फॉर्मूला है और ये फोटॉन्स के केस में हमने क्लास 11th और 12th में भी स्टडी कर रखा है फोटॉन्स के लिए। बात करते हैं बॉडी लेंथ की, तो इसके लिए एक सेकंड फॉर्मूला दिया गया है। क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास किसके लिए? बॉडी की लेंथ के लिए। ये लेंथ है आपकी जब आप v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। ये कौन सी लेंथ है? इट इज द लेंथ इन मोशन। लेंथ इन मोशन, ठीक है, लेंथ इन मोशन। जब आप मूव कर रहे हो तो ये आपकी बॉडी की लेंथ है। एल नॉट क्या है? एल नॉट है आपकी प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ मतलब जब आप रेस्ट में रुके हुए हो तो आपकी बॉडी की जो लेंथ है उसको प्रॉपर लेंथ बोला जाता है। जैसे इस कंडीशन में अगर देखा जाए, मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं किस कंडीशन में हूं? मैं रेस्ट की कंडीशन में हूं, तो मेरी बॉडी की जो लेंथ होगी लगभग 174 सेंटीमीटर, वो किसके बेसिस पे दी जाएगी? इस एल नॉट के बेसिस पे। एल नॉट क्या है? 170 या 172 सेंटीमीटर मेरी बॉडी लेंथ है, 172 174 के अप्रॉक्स, ठीक। तो ये मेरी बॉडी लेंथ है, तो एल नॉट की वैल्यू क्या होगी? प्रॉपर लेंथ बोला जाएगा। और ये मेरी बॉडी की लेंथ, एक्चुअल लेंथ जब मैं रेस्ट में हूं तो ये मेरे बॉडी की लेंथ है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं रिस्ट वॉच के लिए टाइम डायलेशन के लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है। T इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया गया है। टी नॉट क्या है? टी नॉट क्या है यहाँ पे? टी नॉट है जब आप रेस्ट में हो तो आपकी रिस्ट वॉच जो शो कर रही है उसको बोलते हैं रेस्ट में। जब आप हैं तो उस कंडीशन पे जब आप जो आपकी वॉच टाइम शो कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? टी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और टी क्या है यहाँ पे? जब आप मूव कर रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग विद वेलोसिटी v, देन t इज दैट टाइम, ठीक है। जब आप किसी भी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपकी रिस्ट वॉच टाइम शो कर रही है वो क्या है? वो t से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एनी हाउ सपोज कर ले कि आपके पास किसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट आ जाए, मतलब आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने की शक्तियां गेन कर लो, पावर आ जाए आपके पास कि आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं। उस कंडीशन पे देखते हैं कि हमारे मास में क्या फर्क पड़ेगा, समझे? तो मास में बात करते हैं। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो इस v को हम c से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वो स्पीड है जिससे ये मास मूव कर रहा है। क्या है? ये वो स्पीड है जिससे ये मास मूव कर रहा है। तो इफ वी अचीव द स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर ले तो उस कंडीशन पे देखो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन पे हो जाएगा कि हम इस v को c से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? m इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, v की जगह c पुट कर दिया तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? एम नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1, यानी m इज इक्वल टू एम नॉट बाई 0 यानी इंफिनिटी। यानी कि आप जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करोगे तो आपकी स्पीड कितनी, आपका मास कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट मास हो जाएगा। अब जरा इन्फिनाइट मास को जरा समझते हैं। इन्फिनाइट मास का मतलब क्या हुआ यार? इन्फिनाइट मास का मतलब ये हुआ, इन्फिनाइट मास का मतलब ये हुआ कि आप अर्थ से भी भारी हो जाओगे, आप सन से भी भारी हो जाओगे, क्योंकि इन सबका मास क्या है? फिक्स है। अर्थ का भी मास फिक्स है, सन का भी मास फिक्स है, जुपिटर का भी फिक्स है, हर प्लेनेट का मास फिक्स है। लेकिन आपका मास क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब इन सब से भी भारी हो जाओगे आप। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद है आ गई होगी। अब बात करते हैं, अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे, पहले वन बाय वन सबको समझ लेते हैं। एल की बात करें तो एल नॉट, अगर इसमें भी हम अज्यूम कर लें, सपोज वी अचीव द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लेते हैं तो v को हम रिप्लेस कर सकते हैं c से, यानी v इक्विवेलेंट हो जाएगा c के। तो l की बात करें अगर, l इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहां से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? l इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1, यानी l इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 0। तो l इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब आपकी बॉडी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब भैया ये क्या आ गया? देखो जरा ध्यान से,
अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की लेंथ कितनी हो गई है, बॉडी की लेंथ 0 हो गई है। अब 0 का मतलब क्या हुआ, बॉडी की लेंथ 0 होने का मतलब हुआ आप इनविजिबल हो चुके हो, है ना। बॉडी की लेंथ 0 होने का मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी की लेंथ 0 हो गई है, आप इनविजिबल हो चुके हो। बात करते हैं टाइम डायलेशन की, इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। रिलेटिविटी के टर्म्स में इसको क्या बोला जाता है, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है ये, ठीक। टाइम डाइल्यूट होता है, कैसे डाइल्यूट होता है वो देखते हैं। तो t इस केस में फिर अगर हम लेट कर लें कि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और अगेन हमारे लिए t की वैल्यू इन्फिनाइट मिल जाएगी। इसका मतलब हुआ अगर t की वैल्यू इन्फिनाइट हो गई, इसका मतलब हो गया कि टाइम गोज स्लो if we move with the speed of light, तो मतलब हमारे लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। अब जरा इन कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हैं, इसका एक बार फिर मतलब समझ लेते हैं। टाइम गो स्लो इफ वी मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगेंगे तो हमारे लिए अर्थ पे जो टाइम 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल का है, हो सकता है आपके लिए वो सिर्फ 1 मिनट का टाइम हो। मतलब कि आपके लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा, यहाँ का 1 घंटे, और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए वो 1 घंटा 1 सेकंड के बराबर हो। मतलब आपके लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा। अब जरा देखो, कहा जाता है, हमारी हिस्ट्री बोलती है कि भगवान शंकर के लिए क्या है, पूरे ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है ना, पूरे ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है, या बोले पूरे ब्रह्मांड की जो उम्र है, उससे भी ज्यादा या पूरे ब्रह्मांड की जो उम्र है वो शंकर भगवान के लिए, शिव जी के लिए बहुत छोटा सा टाइम है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। ये समझने का एक कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं यही हो, एक समझने का कॉन्सेप्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ रिलेट करने की वहां से। तो अगर हम बात करें, उनके लिए टाइम बहुत धीरे धीरे चलता है, तभी कहा जाता है कि उनके लिए यहाँ के मतलब कई सारे युग उनके लिए सिर्फ 1 पल 2 पल के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। बात करते हैं L इज इक्वल टू इन्फिनिटी और मास इज इक्वल टू इन्फिनाइट का। L इज इक्वल टू 0 और मास इज इक्वल टू इन्फिनाइट की अगर हम बात करें तो कहा जाता था कि एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा है कि कुछ लोगों के पास ऐसी पावर्स थी जो खुद को इनविजिबल कर लेते थे। तो इनविजिबल करने का कॉन्सेप्ट कहां से आया? L इज इक्वल टू 0 से आया इनविजिबल करने का कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर आप किसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे, क्या बताया कि अगर किसी तरीके से आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगेंगे तो आपकी बॉडी की लेंथ 0 हो जाएगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों के पास ऐसी पावर्स थी कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की लेंथ 0 हो जाती थी। और हमारे कई सारे जो हमारे पूर्वज रहे उनकी कहानियों में रहा है कि हाँ, इनविजिबल होने का कॉन्सेप्ट था कुछ। ठीक, बात करते हैं मास इन्फिनाइट होने की। इन्फिनाइट होने का मतलब क्या है? अब देखो, इसको जरा मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मास इन्फिनिटी को और L इज इक्वल टू 0 को। किससे? कहा जाता था कि पुराने जमाने में हमारे कुछ पूर्वज ऐसे रहे, जैसे अर्जुन की बात करें, ठीक है, अर्जुन की बात करें, और कई सारे लोग रहे जो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे। अब देखो, ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद कहा जाता था कि ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं जा सकता है ना, नहीं रोका जा सकता है। तो क्या हो सकता है इसके पीछे कॉन्सेप्ट? अब देखो, अगर कोई भी इन्फिनाइट मास की बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से आपकी तरफ फेंक दी जाए, क्या कर दी जाए? कोई इन्फिनाइट मास छोड़ो, किसी भी मास की बॉडी, अगर किसी भी मास की बॉडी आपकी तरफ स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दी जाए तो उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मास इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी तरफ फेंक दिया जाए तो उसका मास इन्फिनाइट हो जाएगा और उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। मतलब एक चीज समझो कि इन्फिनाइट मास का मतलब अर्थ से भी बड़ा मास, सन से भी बड़ा मास आपकी तरफ आ रहा है, और जो कि इनविजिबल है क्योंकि लेंथ उसकी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो इन्फिनाइट मास का, लेंथ 0 का आपकी तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो क्या रोकना संभव होगा उसको? मुझे नहीं लगता है संभव होगा। इसीलिए कहा जाता था कि ब्रह्मास्त्र चलने के बाद कभी रुकता नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है
काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा आपके लिए, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई और डिस्कशन करना चाहते हो या चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए एक दो और बनाऊं, तो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो क्वेरीज हो वही वहां पे आस्क कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।